नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास द्वितीय विश्व युद्ध विनाश से विजय तक लेख के कुछ अंश हैं। कोशिश करेंगे कि समझे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, वो क्या कारण थे। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? शायद पहले विश्व युद्ध के बाद से। बिल्कुल। देखिए 1919 की जो वर्साय संधि थी वो जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। न सिर्फ सारा दोष उन पर डाल दिया गया, वो वॉर गिल्ट क्लॉज था ना, अनुच्छेद 231। हाँ। बल्कि $33 बिलियन का हर्जाना भी लगा दिया। अब सोचिए उस जमाने में कितनी बड़ी रकम रही होगी। बाप रे, $33 बिलियन। इसका तो जबरदस्त असर पड़ा होगा जर्मनी पर। अरे असर, अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह बैठ गई। हालत ये हो गई थी कि 1923 आते आते वहां हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब मुद्रा का मूल्य इतनी तेजी से गिरा कि एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को 200 बिलियन मार्क तक देने पड़ रहे थे। 200 बिलियन मार्क की एक ब्रेड? यकीन नहीं होता। ऐसे में तो लोगों में गुस्सा, हताशा सब चरम पर होगा। जाहिर है। और इसी माहौल का, इसी राष्ट्रीय अपमान की भावना का फायदा उठाया हिटलर ने। वो आया और उसने खुद को जर्मनी के मसीहा की तरह पेश किया। मतलब सारे दुख दूर करने वाला। हाँ बिल्कुल। वादा किया कि वर्साय का बदला लेगा, जर्मनी को फिर से महान बनाएगा, और ठीकरा फोड़ने के लिए यहूदियों और समाजवादियों को चुन लिया। प्रोपेगेंडा का ऐसा जाल बुना कि 1933 में चांसलर बन गया और फिर तानाशाही आ गई। और सत्ता में आते ही उसने वर्साय संधि को मानना बंद कर दिया होगा। हाँ बिल्कुल। संधि की शर्तें थीं कि जर्मनी बड़ी सेना नहीं रख सकता, एयरफोर्स नहीं बना सकता। हिटलर ने सब ताक पर रख दिया। सेना, नेवी, एयरफोर्स सब दोबारा बनने लगे। लेकिन एक बात थोड़ी अजीब है। 1935 में उसने ब्रिटेन के साथ एक नौसेना समझौता भी किया था। ब्रिटेन ने उसे इजाजत क्यों दी? ये कूटनीति का एक पेचीदा मामला था। शायद ब्रिटेन को लगा कि वो हिटलर को थोड़ा कंट्रोल में रख पाएगा, या शायद वो जर्मनी को सोवियत संघ के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। कह नहीं सकते। लेकिन फ्रांस को ये पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। फ्रांस को खतरा साफ दिख रहा था। इसीलिए उन्होंने अपनी सीमा पर वो मशहूर मैगिनो लाइन बनाई, करीब 450 किलोमीटर लंबी किलेबंदी। उन्हें लगा ये अभेद्य है। पर हिटलर तो रुका नहीं। मार्च 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, जिसे एंशलिस कहते हैं। हाँ, और फिर उसकी नजर पड़ी चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड इलाके पर, जहां जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे। और यहीं पर वो म्यूनिक समझौता हुआ था ना, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चेम्बरलिन ने। हाँ, नेविल चेम्बरलिन। उनकी तुष्टीकरण नीति बहुत मशहूर हुई, मतलब हिटलर को खुश करने की नीति। उन्होंने सोचा कि अगर सुडेटनलैंड दे देंगे तो शायद हिटलर मान जाएगा और युद्ध टल जाएगा। म्यूनिक समझौते में यही हुआ। चेम्बरलिन वापस आए तो कहा, मैंने हमारे समय के लिए शांति हासिल कर ली है। ये चले। मार्च 1939 में हिटलर ने बाकी चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्जा कर लिया। सही कहा। अब तो सबको समझ आ गया था कि हिटलर रुकने वाला नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले उसने एक और चाल चली। सोवियत यूनियन के साथ एक अनाक्रमण संधि कर ली, ताकि पूरब से कोई खतरा न रहे। बिल्कुल। अब वो पश्चिम पर ध्यान दे सकता था। और फिर 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। और बस यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हाँ जी, 2 दिन बाद ही। जर्मनी की शुरुआती सफलता तो बहुत तेज थी। उनकी वो ब्लिट्जक्रिग रणनीति क्या थी, जिसे बिजली युद्ध भी कहते हैं? ब्लिट्जक्रिग, देखिए ये एक बहुत तेज अचानक हमले की रणनीति थी। टैंकों की टुकड़ियां बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती, ऊपर से प्लेन बम बरसाते और पीछे से पैदल सेना आकर घेरा डाल लेती। दुश्मन को संभलने का, सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। अच्छा। और एक बात और, जर्मन सैनिकों को एक ड्रग दी जाती थी, पेरविटिन। ये एक तरह की मेथाम्फेटामाइन थी। इससे भूख, नींद, थकान कम लगती थी और सैनिक ज्यादा देर लड़ पाते थे। ओह, तो इस ब्लिट्जक्रिग के दम पर उसने यूरोप में तेजी से बढ़त बनाई। हाँ, बहुत तेजी से। पोलैंड तो जल्दी ही हार गया। फिर 1939-40 में सोवियत संघ ने फिनलैंड पर हमला किया और अप्रैल 1940 में हिटलर ने डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा कर लिया। और मई 1940 में नंबर आया बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फ्रांस का। फ्रांस भी। लेकिन उनकी वो मैजिनो लाइन। वही तो, हिटलर ने मैजिनो लाइन पर सीधा हमला किया ही नहीं, उसने अपनी टैंक सेनाओं को उत्तर की तरफ से आर्डेन्स के घने जंगलों से घुसा दिया। वो इलाका ऐसा था जहां से हमले की उम्मीद कम थी। मैजिनो लाइन बेकार हो गई। तो फ्रांस इतनी जल्दी हार गया, फिर तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं वहां फंस गई होंगी। हाँ बिल्कुल।
उत्तरी फ्रांस में डनकर्क के समुद्र तट पर करीब 3.5 लाख ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिक जर्मन सेना से घिर गए थे। उनका बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तब क्या हुआ? तब हुआ ऑपरेशन डायनामो, इतिहास का शायद सबसे बड़ा बचाव अभियान। ब्रिटिश नेवी ने तो मदद की ही, पर हजारों आम ब्रिटिश नागरिकों ने अपनी छोटी छोटी नावें, मछली पकड़ने की कश्तियां सब लेकर इंग्लिश चैनल पार किया और उन सैनिकों को निकाला। कमाल है, आम लोगों ने भी मदद की। हाँ, लेकिन उन्हें अपने सारे भारी हथियार, गाड़ियां, टैंक सब कुछ वहीं छोड़ना पड़ा। बहुत बड़ा नुकसान था वो। इस हार के बाद ब्रिटेन में तो माहौल बदल गया होगा। चेम्बरलेन की जगह विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बने। हाँ, और चर्चिल का रवैया एकदम अलग था। उन्होंने आते ही साफ कर दिया, हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम अंत तक लड़ेंगे। इसी बीच इटली का तानाशाह मुसोलिनी, जो हिटलर का दोस्त था, वो भी मौके का फायदा देखकर युद्ध में जर्मनी के साथ शामिल हो गया। तो मतलब 1940 के मध्य तक यूरोप की क्या हालत थी? हालत बहुत गंभीर थी। देखिए, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, फ्रांस, ये सब हिटलर के कब्जे में आ चुके थे। लगभग पूरा पश्चिमी और मध्य यूरोप नाजी जर्मनी के अधीन था। तो हिटलर के सामने बचा कौन था? मुख्य रूप से ब्रिटेन और पूरब में सोवियत यूनियन, जिससे उसका अभी समझौता चल रहा था। अमेरिका अभी भी तटस्थ था, युद्ध से बाहर। यानी 1940 के बीच में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। यूरोप उसके पैरों में, सिर्फ ब्रिटेन और कुछ हद तक सोवियत संघ ही उसके रास्ते में थे, और अमेरिका दूर खड़ा देख रहा था। बिल्कुल। ये दौर हमें दिखाता है कि कैसे सत्ता का नशा, हद से ज्यादा बढ़ी हुई महत्वाकांक्षाएं और नस्लीय नफरत पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर ला सकती हैं। ये सोचने वाली बात है कि जब विचारधाराएं बेलगाम हो जाती हैं, तो इंसानियत को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और इसके बाद क्या हुआ, दुनिया ने कैसे पलटवार किया, ये भी एक अहम कहानी है।